हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग इस वीडियो में 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका परसेंटेज कंपोजिशन, दूसरा है आपका इंपेरिकल फार्मूला और तीसरा आपका मोलिकुलर फार्मूला। और ये तीनों टॉपिक को हम लोग डिफिनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ और साथ ही साथ न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल के साथ मतलब समझेंगे और इस पूरा टॉपिक को आज निचोड़ खत्म कर देंगे, ये तीनों टॉपिक को। ठीक है, कहीं से आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। जिस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको उस तरह का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। इससे पहले हम लोग टोटल 4 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में चारों वीडियो का लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन तो ये दो शब्द से मिलकर बना। एक परसेंटेज जिसका मतलब आपको पता है, कंपोजिशन मतलब घटक कि कौन कौन सा घटक उसमें मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक जैसे सवाल पूछूंगा, एक पेचीदा सा सवाल कि आप लोग खिचड़ी बनाते, ठीक है, मान लेते खिचड़ी बनाते, तो खिचड़ी में क्या क्या चीज डाला जाता है, क्या क्या चीज कितना कितना मात्रा में डाला जाता है। तो ये तो आपको नहीं पता होगा, या फिर पता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। उसमें बहुत कुछ डाला जाता है, चावल डाला जाता है, पानी डाला जाता है, आपका दाल डाला जाता है, और फिर क्या क्या डाला जाता है, सब्जी वगैरह, बहुत सारा सब्जी, आलू, टमाटर, मटर, छीमी, ये सब बहुत सारा चीज उसमें डाला जाता है। तो ये सब जो चीज है वो है उसका कंपोजिशन, और कितना कितना मात्रा में डाले वो उसका परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग डाले। जैसे मान लेते हैं इतना परसेंटेज, हम 50% हम डाले वाटर है ना, 30% चावल डाले हैं, तो इस तरह से। तो परसेंटेज कंपोजिशन मतलब खिचड़ी में देखे, खिचड़ी में कितना कितना मात्रा में ये सब मौजूद है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। केमिस्ट्री का लैंग्वेज में बोलेंगे तो मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, एक कंपाउंड के, जैसे यहाँ पर कुछ कंपाउंड का फॉर एग्जांपल मैंने नाम लिख दिया है। वॉशिंग सोडा जो केमिकल फॉर्मूला उसका है Na2CO3.10H2O, ये एक मान लेते कंपाउंड है। तो इसका जो मोलर मास होगा, इसका कुछ ना कुछ मोलर मास होगा, जिसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर को 2 से गुना करेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर को जोड़ेंगे, फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर को 3 से गुना करके जोड़ देंगे, फिर वाटर का भी 10 से गुना करके जोड़ देंगे। तो ये पूरा ओवरऑल का जो मास होगा, जो मोलर मास, ठीक है, उसमें ये मोलर मास था, फिर क्या हो गया मेरा, खिचड़ी की तरह हो गया। इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड, इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स यानी किसका, एलिमेंट का। जैसे यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है ना। इस वॉशिंग सोडा को बनाने में कौन कौन सा कंपोजिशन यहाँ पर यूज हुआ है, सोडियम यूज हुआ है, कार्बन यूज हुआ है, ऑक्सीजन यूज हुआ है, हाइड्रोजन यूज हुआ है, ऑक्सीजन यूज हुआ है। तो ये सब जो है ना, ये सब इसका कंपोजिशन है, और ये सब क्या एलिमेंट है या फिर H2O, तो ये कंपाउंड है ना। तो मतलब, और ये सब का मास, तो बाय मास देख लीजिए, बाय मास, तो ये सब कितना कितना परसेंटेज में मौजूद है, कितना कितना परसेंटेज में मौजूद है मोलर मास में, है ना। उस कंपाउंड का मोलर मास में ये सब एलिमेंट्स कितना कितना परसेंटेज में मौजूद है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। और बस सिंपल सा परसेंटेज, इसीलिए यहाँ पर गुना में 100 लगा दीजिएगा, बस सिंपल सा, और कुछ नहीं है। ये आपको, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब हमारे जो ये सब एग्जांपल है, वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला ये, ब्लू विट्रियोल यानी जो नीला थोथा होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला ये है, कॉपर सल्फेट .5H2O। ग्रीन विट्रियोल, ठीक है, जो हरा थोथा होता है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है फेरस सल्फेट .7H2O। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हम लोग जब हड्डी वगैरह बैठाने के लिए डॉक्टर घर में जाते तो हाथ में प्लास्टर कर देता, या फिर किसी भी चीज में प्लास्टर कर देता हमारे शरीर के किसी भी अंग में। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो सीमेंट की तरह रहता है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट .12H2O। ठीक है, तो ये सब में कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है, ये सब को बनाने में, ये सब कंपाउंड को बनाने में कौन कौन सा एलिमेंट यूज हुआ है, वो सब का परसेंटेज हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ताकि ये सारा, ये जो टॉपिक है, ये आपको दिमाग में अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आपको डिफिनेशन समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका किस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहते तो कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा रहता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, क्या निकालने बोल रहा है, परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का, प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, कि निम्नलिखित कंपाउंड में से, अभी और भी हम लोग कंपाउंड जो 4 को देखे थे, सभी का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो फॉलोइंग कंपाउंड, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें प्रत्येक एलिमेंट का आपको परसेंटेज निकालना है, प्रत्येक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन। तो सबसे पहला जो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला याद रखना है कि क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट बटा में मोलर मास ऑफ द कंपाउंड गुना 100। तो ऊपर में क्या है, कितना हिस्सा है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाला का निकालेंगे, यानी मोलर मास, जो नीचे में था ना, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो सबसे पहले ये जो कंपाउंड है इसका मोलर मास निकालते हैं। ठीक है, इसका मोलर मास, मोलर
मास। तो मोलर मास बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग जोड़ देते हैं, हम लोग निकालने जानते हैं मोलर मास। 2 गुना सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 23 प्लस कार्बन का एटॉमिक नंबर 12, 3 गुना ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास प्लस, और ये जो वाटर अलग से इसमें मौजूद है उसको जोड़ना है, ठीक है, उसको भी जोड़ना है। तो 10 गो क्या है वाटर मोलिकुल्स, तो एक वाटर मोलिकुल्स का वेट होता है कितना 18 ग्राम, तो 10 गो का 180 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया ग्राम। तो ये हो गया 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 16 48 प्लस 180, तो ये हो गया दोस्तों 6 2 8 8 8 16 16 का 6 में 1 1 और 4 5 5 और 1 6 6 4 10 10 और 8 18 18 का 8 में 1 1 और 1 2 286 ग्राम, 286 ग्राम आ गया, ठीक है। अब ये जो 286 ग्राम ये तो मेरा मोलर मास आ गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, इसलिए परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। तो ईच एलिमेंट में सबसे पहले कौन एलिमेंट है, नाइट्रोजन सोडियम, तो सबसे पहले सोडियम का निकालते हैं, सोडियम का। तो सोडियम का यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, उसका मास निकाल लेंगे। तो सीधे हम लोग फॉर्मूला में ही यूज करते थे, ऊपर में क्या होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट मेरा क्या है सोडियम, सोडियम का कई को पार्ट है, मतलब कई को हिस्सा यहाँ पर यूज हुआ है, कई मोल 2 मोल, यानी 2 को सोडियम में देखिए N2 Na2, तो 2 गुना सोडियम का एक एटम का मास कितना होता है 23, और सोडियम का एक एटम का मास होता है कितना 23 ग्राम, बटा में मोलर मास 286 गुना में 100, ये हो गया परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हम लोग। 23 दूनी हो जाएगा आपका 46 बटा 286 गुना 100, तो आपका सोडियम का परसेंटेज आ गया दोस्तों कि वॉशिंग सोडा में सोडियम कितना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ सोडियम वॉशिंग सोडा में यानी धोने वाला सोडा में सोडियम पाया जाता है तो कितना परसेंटेज में पाया जाता है, तो आप फटाक से उसको बोल दीजिए 16.08% पाया जाता है, 16.08% सोडियम पाया जाता है। अब इसी तरीके से हम लोग इसी मेथड का यूज करते हैं और कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पता करते कि ये कितने कितने परसेंटेज में मौजूद है, जिससे मेरा वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन हुआ है। तो और लास्ट में हम लोग जोड़ के देखेंगे कि 100% आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कोई भी कंपाउंड मेरा 100% का होता है, ठीक है। तो हम लोग इधर बगल में लिख के रख लेते हैं कि आपका प्रत्येक एलिमेंट कितना कितना परसेंटेज में आया है। तो सोडियम आया है 16.08%, उसी तरीके से कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का देखते हैं। तो इसको आप पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, तो उसी तरीके से हम लोग कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निकालते हैं। चलिए कार्बन का देखते हैं, कार्बन का हो जाएगा, कार्बन कितना मात्रा में यहाँ पर मौजूद है, कार्बन का एक ही को कार्बन यूज हुआ है, यानी कार्बन का एक एटम का मास कितना होता है 12 ग्राम, बटा इसका मोलर मास 86 गुना 100, इसको डिवाइड करते हैं 0.19%, तो इधर लिख देते हैं कार्बन कितना आया 4.19%, यानी वॉशिंग सोडा में कार्बन कितना यूज हुआ है 4.19% यूज हुआ है। उसी तरीके से हम लोग ऑक्सीजन का देखते हैं, फिर हाइड्रोजन का देखते हैं, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन कितना यहाँ पर मौजूद है, 3 गो ऑक्सीजन इधर है, 3 गो ऑक्सीजन का 16 ग्राम, एक एटम का ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, तो 3 गो का 16 48, और इधर वाटर में भी देखिए आपका ऑक्सीजन है, वाटर में भी ऑक्सीजन कितना 10 गो ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। कैसे 10 गो पता किए, क्योंकि ये जो 10 है ये वाटर से मिला हुआ है, तो वाटर में हाइड्रोजन का भी 10 है और ऑक्सीजन का भी 10 है, तो इसीलिए 10 गुना ऑक्सीजन का एक एटम का मास को ऐड किए, ठीक है। और बटे में 286 जो यहाँ पर मोलर मास है, जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मेरा होता है, बटा में गुना में 100, 16 48 प्लस 160 बटा में 286 गुना 100, इसको जोड़ देते हैं तो 8 हो जाएगा, 6 4 10 की जरूरत में 1 1 और 1 2 208 बटा 286 गुना 100। तो वॉशिंग सोडा में दोस्तों, वॉशिंग सोडा में ऑक्सीजन आपका 72.72% पाया जाता है, ऑक्सीजन 72.72% पाया जाता है ऑक्सीजन। अब लास्ट हम लोग देख लेते हैं हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, या फिर आप तीनों को जोड़ दीजिए और 100 से माइनस कर दीजिए, क्योंकि लास्ट हाइड्रोजन ही बचा हुआ है, या फिर आप हाइड्रोजन अलग से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सभी चीजों को जोड़ेंगे तो मेरा 100% आना चाहिए। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना मात्रा में यहाँ पर मौजूद है, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 गो एटम है, और 2 गो एटम गुना 10 यानी 10 गुना 2 यानी 20 गो हाइड्रोजन यहाँ पर यूज हुआ है, और 20 गो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 बटा
286 गुना 100, तो इसको 6.99%, 6.993 या फिर आप इसको लगभग लगभग 7 भी मान सकते हैं। ये कितना आया, हाइड्रोजन कितना आया 6.99%। अब फाइनली लास्ट में हम लोग सबको कैलकुलेट करके देखते हैं, फाइनली सबको जोड़ के देखते हैं। सोडियम को जोड़ेंगे, कार्बन को जोड़ेंगे, ऑक्सीजन को जोड़ेंगे और हाइड्रोजन को जोड़ेंगे और देखते हैं कि 100% आ रहा है क्या नहीं। 16.08% सोडियम है, 4.19% क्या है कार्बन है, 72.72 यानी 72% ऑक्सीजन है, 6.99% क्या है हाइड्रोजन है। जोड़ते हैं 99.98%, यानी आप इसको लगभग लगभग हम लोग इधर यदि राउंड ऑफ करेंगे, इधर यदि हम राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, तो ये लगभग लगभग आपका 100% आ जा रहा है, 100% आ जा रहा है। तो हम लोग जो कैलकुलेट किए थे बिल्कुल सही कैलकुलेट किए थे, ठीक है। देखिए खाली 0.00.1% का या 2% का यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 100% यानी लगभग लगभग इसको 100% हम लोग मान सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O यानी वॉशिंग सोडा बनाने में इतना सारा एलिमेंट का यूज हुआ है और इतना परसेंटेज में यूज हुआ है। सोडियम यूज हुआ है 16.08%, कार्बन यूज हुआ है 4.19%, ऑक्सीजन यूज हुआ है 72.72%, हाइड्रोजन यूज हुआ है 6.99%। तो ये सारा चीज इतना परसेंटेज में मौजूद है और मेरा वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन किया। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और 2 क्वेश्चन मैं आपको खुद से बनाने के लिए दूंगा, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो इस बार देखिए दोस्तों क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया, जो इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, कि इस कंपाउंड में आपको वाटर कितना परसेंटेज में मौजूद है, वाटर का खाली निकालना, बाकी किसी भी चीज का नहीं निकालना, कॉपर का भी नहीं निकालना है, सल्फर का भी नहीं निकालना है, ऑक्सीजन का भी नहीं निकालना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो आपका इसी में आ जाएगा, तो इस ऑक्सीजन को छोड़कर, ये वाला ऑक्सीजन को छोड़कर जो वाटर में मौजूद ऑक्सीजन है उसका निकालना है, यानी पूरा पूरी मेरा वाटर का निकालने बोल रहा है और किसी का नहीं, इधर किसी का छूने का जरूरत नहीं है। चलिए और इससे पहले जो मैंने आपको टोटल 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और 2 क्वेश्चन आपका रह जा रहा है, तो वो 2 क्वेश्चन को आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस रह जा रहा है और ग्रीन विट्रियल रह जा रहा है। तो वो 2 क्वेश्चन में प्रत्येक ईच एलिमेंट का आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। चलिए मतलब मैं आपको करा दे रहा हूं कि इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, मोलर मास। आपको प्रोसेस सब के लिए एक ही रहेगा, ये याद रखना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास कितना हो जाएगा, कॉपर का मोलर मास कितना होता है 63.5 ग्राम प्लस, और इधर से हो जाएगा सल्फर का होता है 32 ग्राम प्लस, ऑक्सीजन का होता है आपका 4 गुना 16 प्लस 5 गुना 18, वाटर का 18। तो ये हो गया आपका, जोड़ेंगे 63.5 प्लस 32 प्लस 16 × 64 प्लस 18 बचे कितना हो जाएगा 8 बचे 40, 5 4 9, ठीक है, बराबर हो जाएगा। ये आपका 0.5 है तो 0.5 को रहने देते हैं, और इधर से हो जाएगा आपका 3 2 5 5 4 9 9, और इधर से 6 3 9 9 9 18 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, इतना ग्राम। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2O, H2O का परसेंटेज कंपोजिशन लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो H2O है कितना परसेंटेज में, आप मतलब कितना पार्ट है ना, हम लोग फॉर्मूला में क्या पढ़े थे परसेंटेज कंपोजिशन का, कि नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास प्रेजेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन ए कंपाउंड बटे में मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो नंबर ऑफ पार्ट्स, तो यहाँ पर वाटर का कितना हिस्सा है, 5 गो वाटर है, तो 5 गो गुना 1 वाटर का वेट कितना होता है, मास 18 ग्राम, तो 18 बटे में इसका मोलर मास 249.5 और गुना में परसेंटेज निकाल रहे इसलिए 100। तो ये मेरा फॉर्मूला यूज हो गया। अब यहाँ पर 18 × 5 90 और बटे में 4249.5 और गुना में 100, अब इसको 36.07%, ठीक है दोस्तों। तो हमने ब्लू विट्रियल यानी नीला थोथा में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन बोल रहे वाटर कितना परसेंटेज में मौजूद है, यानी जब हम लोग ब्लू विट्रियल बना रहे थे तो उस समय वाटर कितना मिलाए थे, 36.07% वाटर मिलाए थे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में, तब मेरा क्या बना था, ब्लू विट्रियल बनकर तैयार हुआ था। तो और 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा इसी तरीके से, चाहे आप उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वाटर निकालिए, चाहे आप ईच एलिमेंट का परसेंटेज निकालिए, वो आप पर डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी है। क्वेश्चन इस तरह से आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई भी पूछे, चाहे वाटर का पूछे चाहे ईच एलिमेंट का पूछे, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं।
चलिए अब ये हो गया परसेंटेज कंपोजिशन खत्म। अब हम लोग शुरू करते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, फिर आगे देखेंगे हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इसको आप भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो समझते हैं दोस्तों इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला समझते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है कि कोई भी अगर केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, तो उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, उसमें जो एटम मौजूद है, उसमें जो एलिमेंट मौजूद है, उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, कि कितना कितना रेशियो में ये जो एलिमेंट इसमें जुड़ा है, ताकि ये एलिमेंट ये जो कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन हुआ है, इस केमिकल फॉर्मूला बना है। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, किसका ग्लूकोज का एग्जांपल ले लेते हैं, C6H12O6। अभी डिफिनेशन नहीं पढ़ी है, समझ में नहीं आएगा। C6H12O6 ये आपका क्या है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। तो यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट यूज हुआ है, कार्बन यूज हुआ है, हाइड्रोजन यूज हुआ है, ऑक्सीजन यूज हुआ है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया है। तो यहाँ पर जो आप परसेंटेज नहीं देखे, हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन खत्म कर दिए। अब उससे एक कदम आगे बढ़कर अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो एलिमेंट मिलकर यहाँ पर बनाया है इस कंपाउंड को, इस ठीक है केमिकल फॉर्मूला को, तो इसमें ये जो एलिमेंट ये कितना कितना रेशियो में है। जैसे ये कार्बन है, तो कार्बन यहाँ पर देखिए कई गो है, 6 गो कार्बन है। और हाइड्रोजन कई गो है, ये जो नीचे में 12 गो हाइड्रोजन है। और ये ऑक्सीजन कई गो है, 6 गो ऑक्सीजन है। तो ये जो ये है एटम से कि कार्बन एटम कई गो 6 गो है, हाइड्रोजन एटम कई गो 12 गो है, ऑक्सीजन एटम कई गो 6 गो है। यानी ये डिफरेंट एटम एलिमेंट का एटम है ना। कार्बन एलिमेंट का 6 गो एटम है, हाइड्रोजन एलिमेंट का 12 गो एटम है, ऑक्सीजन एलिमेंट का 6 गो एटम है। ध्यान से समझिए, ठीक है। अगर इसको हम लोग सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मतलब क्या होता है कि और उससे छोटा कोई होल नंबर रेशियो नहीं होगा। जैसे अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, होल नंबर तो आपने बचपन में पढ़ा था, होल नंबर पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक जाता है, ठीक है, यानी गोटा गोटी नंबर होना चाहिए। तो अगर इसको हम लोग मतलब डिवाइड करेंगे, या फिर अगर इसको हम लोग इस तरह से काटेंगे, तो 6 कम 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 1 कम 6 हो जाएगा, यानी 1 2 1 रेशियो का साइन देते। क्या हम इस ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला को इससे छोटा रेशियो में और छोटा रेशियो में तोड़ सकते हैं? क्या हम इससे छोटा रेशियो में तोड़ सकते हैं? वो भी कंप्लीटली होल नंबर रेशियो होना चाहिए। तो इससे छोटा नहीं होगा। यानी जो मेरा ये जो ग्लूकोज है, इसका सिंपलेस्ट एकदम आसानी से देखिए एकदम छोटा छोटा रेशियो है, क्या 1 2 1 एकदम छोटा छोटा रेशियो। यानी हम इस ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला को इस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिख सकते हैं। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। यानी अब मेरा क्या बना है, कार्बन 1 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है और ऑक्सीजन 1 गो है। यही मेरा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया, किसका, इसका ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला का। और इस जो हम लोग नया फॉर्मूला जो बनाए, इसी को बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। इसी को जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से बना है उसका, ये जो केमिकल फॉर्मूला का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से जो केमिकल फॉर्मूला बना है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला। देखिए डिफिनेशन अब पढ़िए, अब आपको समझ में आ जाए। द केमिकल फॉर्मूला विच एक्सप्रेसेस द सिंपलेस्ट होल नंबर, यहां से यहां तक ध्यान दीजिए, रेशियो ऑफ द एटम्स, किसका, एटम्स का। देखिए कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है, 1 2 1, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। अब ये जो ग्लूकोज का ये जो केमिकल फॉर्मूला है, ये 1 मोल ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। 2 मोल ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला भी यही होगा, लेकिन उसमें जो मोल नंबर ऑफ मोल्स होगा वो 2 मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 1 मोल सब्सटेंस या फिर कंपाउंड में उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर करेंगे और उससे जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा उसको बोलेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। अब आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, यही वाला जो अभी बनाए। एक और एग्जांपल मैं आपको इस तरह से समझाता हूं। एक और मान लेते हैं मेरे पास चीनी है, सुक्रोज, कार्बन 12 हाइड्रोजन C12H22O11, ठीक है। तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो तो यही हो जाएगा। इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं होगा, यानी ये जो इसका 12 है 22 है, तो ये किससे टूटेगा, टूट भी नहीं करेगा। 12 22 11 को आप डिवाइड दे सकते नहीं, अगर यहाँ पर 22 रहता तो 2 2 1 कर सकते थे, 11 से डिवाइड कर सकते थे। ये इसी का इसका अगर आपको पूछेगा कोई कि ग्लूकोज सुक्रोज ये चीनी है, चीनी का इंपेरिकल ये जो है ये वाला इसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो केमिकल फॉर्मूला चीनी का ये, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बता चीनी का यानी सुक्रोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही होगा, क्योंकि और इससे छोटा रेशियो में ये टूट भी नहीं कर रहा है। देखिए 11 को 22 से काट सकते हैं, लेकिन फिर 12 को कैसे काटेंगे, यानी जो नहीं कटेगा तो वही उसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी, केमिकल फॉर्मूला भी वही हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेंजीन लेते हैं, C6H6 बेंजीन हो गया। इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हम लोग तोड़ सकते हैं।
यहाँ 6 को डिवाइड दे सकते, 6 कम 6, 6 कम 6, यानी 1:1 में। अब जो मेरा नया केमिकल फॉर्मूला बनेगा, अब जो मेरा नया बनेगा वो 6 कार्बन एगो रहेगा और हाइड्रोजन एगो रहेगा, यानी 6CH। ये जो मेरा नया केमिकल फॉर्मूला बना है, ये मेरा बेंजीन का ही केमिकल फॉर्मूला बना है, लेकिन इंपिरिकल फॉर्मूला बना है, इंपिरिकल फॉर्मूला, यानी बेंजीन का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से जो मेरा केमिकल फॉर्मूला बन रहा है उसको बोलेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला। और बेंजीन है तो बेंजीन का इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसी को हम लोग एग्जांपल में, जब आप लोग नोट्स बना ही रहे अपना कॉपी में, तो यहाँ पर लिख भी लीजिए एग्जांपल में, इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ, इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ किसका, ग्लूकोज का लिख लेते पहले। ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का अभी निकाले थे C, या फिर ऐसे भी आप लिख लीजिए, ग्लूकोज का जानते हैं C6H12O6 होता है, इसको आधा आधा कर दीजिए, यानी काट दीजिए, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी हाइड्रोजन 2, और 6 कम 6, ये हो गया इसका इंपिरिकल फॉर्मूला। दूसरा देख लेते हैं, इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन का क्या हो जाएगा, C6H6 होता है, तो 6 कट गया, यानी CH। बस इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको इंपिरिकल फॉर्मूला समझ चुके होंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन बनाते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला से, ठीक है, या फिर मोलिकुलर फॉर्मूला को भी साथ में पहले पढ़ ही लेते हैं, फिर इंपिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों को मिला करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट बनाते चलिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा मोलिकुलर फॉर्मूला से रिलेटेड। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलिकुलर जितना भी आप केमिकल फॉर्मूला केमिस्ट्री में देख रहे, सारा मोलिकुलर फॉर्मूला, सारा जितना भी आप केमिकल फॉर्मूला देख रहे, जितना भी आप देख रहे, जैसे CH3COOH, NaCl, H2SO4, ग्लूकोज हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, इथानॉल हो जाएगा, जितना भी चीज है सारा आपका क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला है। जितना भी आप केमिकल फॉर्मूला किताब में लिखा हुआ देख रहे, तो मोलिकुलर फॉर्मूला को हम बना भी सकते कैसे, अगर क्वेश्चन में आपको इंपिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है उसका, है ना, और आपको बोल रहा है कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, तो एक गोटा गोटी नंबर से उस इंपिरिकल फॉर्मूला को गुना कर दीजिए, गोटा गोटी नंबर से। ठीक है, गोटा गोटी नंबर जैसे मान लेते मेरा पास इंपिरिकल फॉर्मूला दे दिया है CH2O, ये एक इंपिरिकल फॉर्मूला दे दिया, हमको नहीं पता ये किस कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला है, और बोल रहा है कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला आप डिराइव कीजिए, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बनाइए। ठीक है, तो आप इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग एक गोटा गोटी नंबर से क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट को गुना कर देंगे, प्रत्येक एलिमेंट को। तो मान लेते हैं मेरा पास वो गोटा गोटी नंबर है n बराबर मान लेते 2 है, मान लेते 6, तो जैसे इसको गोटा गोटी नंबर से इसको गुना करते प्रत्येक एलिमेंट को, तो कार्बन हो जाएगा 6, ऑक्सीजन हो जाएगा 6 दूनी 12, हाइड्रोजन 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन हो जाएगा 6। आप देखिए C6H12O6 ये किसका हो गया, ग्लूकोज का हो गया। तो इस तरह से हम लोग इंपिरिकल फॉर्मूला को कन्वर्ट कर दिए मोलिकुलर फॉर्मूला में, और ये क्या है, ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला। तो यानी एक ऐसा केमिकल फॉर्मूला जो विच एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। जैसे ये क्या है, वन मोलिक्यूल है ना, वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड है ना, वन मोलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। तो इसमें जो एटम मौजूद है, जो डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम मौजूद है, ठीक है, उसका एक्चुअल नंबर क्या है। जैसे यहाँ पर कार्बन एक्चुअल में कै गो एटम इसमें मौजूद है, कार्बन का 6 गो, इसमें एक्चुअल कै गो मौजूद है, 12 गो एटम मौजूद है हाइड्रोजन, इसमें एक्चुअल कै गो मौजूद है, 6 गो एटम मौजूद है ऑक्सीजन को। तो ऐसा इसमें कोई मतलब डाउट का बात ही नहीं है कि इसमें कोई भी केमिकल फॉर्मूला उठा लीजिए, FeSO4, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें आयरन का एक ही गो एटम है, इसमें सल्फर का एक ही गो एटम है, उसमें ऑक्सीजन का 4 ही गो एटम है, 4 गो एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन का 4 ही गो एटम है। तब मेरा ये जो केमिकल फॉर्मूला बना, ये मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला बन गया, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम रहेगा किसका, एलिमेंट का, और वो एलिमेंट किसमें होगा, एक केमिकल फॉर्मूला में होगा, उसी को हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला बनेगा बोलेंगे। तो यहाँ पर सबसे मेन रोल है आपका इसका एन का वैल्यू। ये एन का वैल्यू क्या है, तो एन का वैल्यू को डिराइव किया जाता है कैसे, एन का वैल्यू को डिराइव किया जाता है, एन का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जिस तरह अभी मोलिकुलर फॉर्मूला अभी देखे, तो उसके लिए एग्जांपल कुछ लिख लेते हैं। तो वही लिख लेते हैं जो उसमें लिखे थे इंपिरिकल फॉर्मूला में। तो इसमें लिख देंगे मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इसका क्या हो जाएगा, C6H12O6। फिर मोलिकुलर फॉर्मूला, ये सब आप लोग नोट्स में जरूर बना करके रखिए, ठीक है, नोट्स में बेंजीन
बेंजीन का हो जाएगा C6H6, ठीक है। तो ये हो गया मोलिकुलर फॉर्मूला। अब मोलिकुलर फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला में रिलेशन कुछ है, तो हाँ रिलेशन है। तो यहां पर लिख लीजिए रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। तो दोनों में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? फॉर्मूला। क्या रिलेशन है कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है n मल्टीपल ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला का, n मल्टीपल ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला का। तो अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो इंपेरिकल फॉर्मूला सबसे पहले निकालना होगा। इंपेरिकल फॉर्मूला जैसे निकाल लिए, वहां पर इंपेरिकल फॉर्मूला को एक नंबर से गुना कर दीजिए, होल नंबर से, और आपका मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर होता है n, क्या है, 1 2 3 4, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और उसको इंपेरिकल फॉर्मूला से जैसे प्रत्येक एलिमेंट से गुना कर देंगे तो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में एक रिलेशन हुआ। तो अब हम लोग दोनों को मिला करके न्यूमेरिकल बनाते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में घुस जाए और आप लोग एग्जाम में इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है उसको बनाने में एकदम बिल्कुल समर्थ हो जाएंगे। तो चलिए आप इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग लेकर आ चुके हैं कि मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला को जोड़ करके आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि एक कंपाउंड दे दिया है जिसका नाम नहीं पता है कि कौन सा कंपाउंड है, लेकिन आपको पता करना है क्वेश्चन को बनाते समय कि कौन सा कंपाउंड है। लेकिन बता दिया कि ये जो कंपाउंड है ये बना हुआ है किससे किससे, कार्बन से बना है, हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, ये 3 एलिमेंट से मिलकर बना है। और ये भी बता दिया कि ये तीनों जो एलिमेंट है ये कितना कितना परसेंटेज में मौजूद है, यानी इसका परसेंटेज कंपोजिशन भी दे दिया। कितना? कार्बन है आपका 40.0% में मौजूद है, हाइड्रोजन दे दिया 6.67% मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दिया। तो ऑक्सीजन आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि सभी एलिमेंट को जोड़ करके कंपाउंड का ओवरऑल मास कितना होता है, बाय परसेंटेज 100% होता है। तो 100% में दोनों को जोड़ करके माइनस कर देंगे, मेरा ऑक्सीजन का आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है ये इमेजिनरी कंपाउंड, हमको नहीं पता कि कौन सा कंपाउंड है, ये पता करना है और उसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने बोल रहा है, ठीक है। इफ इट्स मोलिकुलर मास दे दिया आपका 180, मोलिकुलर मास दे दिया 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने बोल रहा है। तो यहाँ पर मोलिकुलर मास दिया है तो इसका काम क्या है, इसका कुछ ना कुछ काम होगा तभी ये दिया है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालते समय हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, मोलिकुलर फॉर्मूला का रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या बताया था, याद कीजिए, मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर होता है n मल्टीपल्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। तो वो जो n का वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे, वो n का वैल्यू तब ना आप इंपेरिकल फॉर्मूला से गुना करेंगे। तो वो n का वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास बटा इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ये जो अभी आप लोग निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, तब ना मोलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे। तो इंपेरिकल फॉर्मूला जब निकल जाएगा तो उसका मास हम लोग निकाल लेंगे और मोलिकुलर मास दे दिया 180 और भागा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये n का वैल्यू आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर मोलिकुलर मास दिया है, क्योंकि ये रिलेशन होता है। आप लोग इसको बगल में कहीं लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रिलेशन है कि n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर मास बटा इंपेरिकल फॉर्मूला मास, जहां पर आपका हर एक क्वेश्चन में मोलिकुलर मास दे देगा, हर एक क्वेश्चन में। ये हो गया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो हमको याद क्या रखना है, ये क्वेश्चन को हम लोग मिटाएंगे। कार्बन दिया 40 और हाइड्रोजन दिया है, कार्बन दिया है 40% और हाइड्रोजन दिया है 6.67%। और ये आपका कितना दिया, मोलिकुलर मास 180। चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं और जो हमारा प्रोसेस है क्वेश्चन को बनाने का उसको देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको निकालना पड़ेगा इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, यहाँ पर एक टेबल। तो ये टेबल में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एलिमेंट्स, कौन कौन सा एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स एक तरफ एलिमेंट्स लिखेंगे। कौन कौन सा एलिमेंट है, कार्बन है, और कौन है, हाइड्रोजन है, और कौन है, ऑक्सीजन है, ये 3 एलिमेंट है। चलिए ठीक है। और ये कितना कितना परसेंटेज में मौजूद है, परसेंटेज लिख दीजिए यहाँ पर, परसेंटेज कितना कितना, कार्बन कितना है 40, हाइड्रोजन कितना है 6.67
ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन निकालेंगे 100 में माइनस कर दीजिए दोनों को जोड़ के 40 प्लस 6.67, तो 40 और 6 हो जाएगा 46.67, तो 100.00 में माइनस कर देते 46.67 को, तो 10 में 7 जाएगा तो 3, 9 में 6 जाएगा तो 3, और फिर 9 में 6 जाएगा तो 3, फिर यहाँ से 9 में 4 जाएगा तो 5, यानी कितना हो जाएगा 53.33, तो यहाँ पर मिटा करके सीधे लिख देते हैं 53.33। तो ये मेरा ऑक्सीजन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्सीजन का भी परसेंटेज पता चल गया कितना परसेंटेज में मौजूद है। अब यहाँ पर एटॉमिक वेट लिखना है या फिर एटॉमिक मास जो लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। तो एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम। अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे इसका रेशियो। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, तो ये दोनों को भागा देते हैं। ठीक है, तो 40/12 फिर 6.67/1 और 53.33/16, तो इसको भागा देते तो ये आएगा लगभग में आपका कितना आ जाएगा, ये आपका भागा देते ना 40 है तो किसके नजदीक में 36, तो 12 या 36, 4 है 0 पॉइंट 12×5 = 60, तो 12 चौके 48, तो 12 या 36 फिर 40, यानी ये तो फिर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये 3.33 इतना आएगा, इसको 6.67, इसको भागा देते देखते कितना आ रहा है 53.33 को, तो पॉइंट हटा देते हैं मन ही मन 53.33, इसको डिवाइड देते हैं 16 से, तो 16×3 = 48, तो 13 में 8 जाए तो 5, यहाँ से 4 में 4 0, फिर 53, ये भी लगभग उतना ही आ रहा है 33 यानी ये इसके बराबर आ जाएगा 3.33 के बराबर आ जाएगा, डिवाइड देंगे तो। अब यहाँ पर मेरा 2 का सेम आ गया है, 2 का सेम आ गया, तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब लास्ट में लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे निकाला जाता है दोस्तों, ये जो 3 सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 3.33 को डिवाइड दे दीजिए प्रत्येक से, जैसे 3.33 को डिवाइड दे दिए 3.33 से, तो ये आ गया 1, फिर 6.67 को डिवाइड दे देते 3.33 से, तो ये आ गया लगभग में आपका आ जाएगा 2। ठीक है, 3 दूनी 6, इस तरह से, फिर 3.33 को डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 3.33 से लगभग 1। ठीक है, अब यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, तो सबसे पहले यहाँ पर रेशियो लिख लीजिए। रेशियो कितना आया, रेशियो आया मेरा 1:2:1, तो इसीलिए लिख लीजिए इंपेरिकल फॉर्मूला। अब आपका इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया, कितना निकल गया, क्या निकल गया, कार्बन क्या है 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना आ गया 2, हाइड्रोजन आ गया 2, ऑक्सीजन कितना आ गया 1, ऑक्सीजन 1, तो ये मेरा कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ये मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया। इंपेरिकल फॉर्मूला तो मेरा बन गया। ठीक है, अब यहां से हमको एन का वैल्यू निकालना है, तब ना हम मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने सकेंगे। तो एन का वैल्यू निकालते हैं, तो इतना पहले आप स्क्रीनशॉट कीजिए, इतना, फिर एन का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों, इसलिए एन का वैल्यू, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास बटा में इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलिकुलर मास कितना दिया दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन में मेरा दिया था 180 और बटे में कितना था इंपेरिकल फॉर्मूला मास, अभी हम लोग निकाले थे इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकला था CH2O निकला था। अब इसका मास निकाल लेते हैं, इसका मास, तो कार्बन का हो जाएगा, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ, क्योंकि हम लोग मिटा दिए, तो मास ऑफ CH2O, इसका मास निकालते, यही होता है मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला का मास, 180 बटा कार्बन 12 ग्राम, हाइड्रोजन 2 × 1 यानी 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 यानी 16, 12 और 2 14, 14 और 16 कितना हो जाएगा 30, 14 और 16, हाँ ठीक है 30 ग्राम, 30, तो इसको 3 × 18, तो मेरा ये एन का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, एन का वैल्यू 6, एन का वैल्यू 6 आ गया। अब इसी एन का वैल्यू आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला हमको पता है, तो इस 6 से इंपेरिकल फॉर्मूला को गुणा कर देते। नाउ फाइनली
मोलिकुलर मास, सॉरी मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला जो हमको निकालने बोला है क्वेश्चन में फॉर्मूला, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n गुना इंपेरिकल फॉर्मूला, n गुना इंपेरिकल फॉर्मूला। तो n क्या है मेरा यहाँ पर, n 6, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O, तो यहाँ पर मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन गया, कार्बन 6 से गुना होगा तो 6 को कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 पहले से है 6 से गुना होगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। तो ये मेरा बन गया मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन गया C6H12O6, और ये मेरा है किसका मोलिकुलर फॉर्मूला, कंपाउंड का नाम क्या है ग्लूकोज। बस पता चल गया। तो इस तरीके से देखिए आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इस तरह से और भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं। इधर लिखेंगे एलिमेंट, फिर उसका एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास, फिर दोनों का हम लोग रेशियो निकालेंगे, एलिमेंट का जो परसेंटेज का और एटॉमिक वेट का रेशियो निकालेंगे, और उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल देंगे। ठीक है, कैसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाला जाता है, तीनों में से या फिर चार में, चाहे जितना भी एलिमेंट दिया सब में कॉमन देखिए कि सबसे छोटा क्या, सबसे छोटा वैल्यू क्या है, तो अपने आपको देखेगा कोई एक सबसे छोटा वैल्यू रहेगा, उससे सबको डिवाइड कर देना, सबको जितना एलिमेंट है, तो आपको एक सिंपल सा गोटा गोटी नंबर मिलेगा 1 2 3 4 या फिर 2 1 1 2 इस तरह से मिलेगा, और प्रत्येक एलिमेंट से फिर उसको लिख दीजिए, इस तरह से इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। फिर एन का वैल्यू इस तरह से निकाल लीजिए, वहां पर आपका हर एक क्वेश्चन में मोलिकुलर मास दिया रहेगा, हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, मोलिकुलर मास दिया रहेगा। तो इस तरह से मोलिकुलर मास का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और मेरा एन का वैल्यू निकल जाएगा, और एन का वैल्यू जैसे निकला तो मोलिकुलर मास निकाल देंगे। कैसे, इंपेरिकल फॉर्मूला तो निकल ही गया है दूसरा क्वेश्चन में, उसको एन से गुना कर देंगे, आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस वीडियो में परसेंटेज कंपोजिशन, इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला तीनों टॉपिक को हमने आपको बहुत डिटेल से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और इससे बाहर मतलब इससे बाहर और कुछ नहीं आपको तैयारी करना, इतना काफी है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों वीडियो को लिंक को एकदम आग की तरफ फैला देना है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए, चैनल पर पढ़कर आपको यदि अच्छा लग रहा है, ठीक है, अगर आपको हमारा समझाया हुआ तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बस अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।